हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाष और स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर साउंड फ्रॉम क्लास 8 साइंस। ओके, देखो यहाँ अपन डिस्कस करने वाले हैं कि साउंड के टाइप क्या हो सकते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे किसी मीडियम में प्रोपगेट होता है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, एंड एट द एंड कि साउंड के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस क्या है ना, वो अपन सारी बातें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड। साउंड क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के अंदर? तो आई थिंक इसका आंसर सबको मालूम होता है। बिकॉज ऑफ साउंड वी कैन कम्युनिकेट, है ना, विथ ईच अदर। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं यहां से, आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे समझ पा रहे हो। ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ साउंड। क्योंकि साउंड मैंने प्रोड्यूस किया है और उसको आपने सुन लिया, है ना, तो अपने बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सेट हो गया। तो साउंड इज वेरी एसेंशियल और इंपॉर्टेंट टू सेट ए कम्युनिकेशन। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि साउंड के टाइप क्या हो सकते हैं, है ना। तो देखो, लाइफ में या नेचर में साउंड के बहुत सारे टाइप आप सुनते हो रोज आप। जैसे मान लो किसी व्हीकल का हॉर्न बजना, वो भी एक साउंड है। कोई म्यूजिक बजना, वो भी क्या एक साउंड है। किसी इन्फेंट का रोना, किसी बच्चे का रोना, वो भी क्या एक साउंड ही है ना। डॉग्स का बार्किंग करना, वो भी क्या है, साउंड ही है। किसी, है ना, वेसल का बजना, वो भी क्या है, साउंड है। तो दीज आर टाइप ऑफ साउंड्स, दीज आर टाइप ऑफ साउंड। अब इन सब साउंड में से कुछ साउंड क्या होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, वो उनको सुनने में आपको अच्छा लगता है। और कुछ साउंड क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं, या आप ये बोल दो अनप्लेजेंट होते हैं। जैसे मान लो कार का हॉर्न बजना, वो नॉइजी होता है ना। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपका मेन क्वेश्चन है कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। साउंड कैसे बनता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अच्छा, तो इसमें आप लिखे, इसका रीजन ये होता है साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, है ना, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द रूट कोज, है ना, ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड के बनने का सबसे जो मेन वजह है वो यही होता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो वहां पे साउंड बनेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि लेट्स सपोज कि एक वेसल मान लो आप, एक कोई बर्तन मान लो आप। उस बर्तन को यदि मैं बाहर से हिट करता हूं किसी स्टिक से, तो वहां पे साउंड बनता है, ये आपने सुना होगा। अब बात करते हैं कि साउंड क्यों बना, है ना। तो लेट्स सपोज कि जैसे मान लो कि ये अपने पास मान लो एक वेसल है ना, ये मान लो एक वेसल है, ऑलराइट। और यदि इस वेसल की सरफेस को मैं किसी एक रोड से या स्टिक से हिट करूंगा, तो यहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, देखो, जब तक आपने उसको हिट नहीं किया है तब तक उस वेसल का हर एक पार्टिकल क्या है, रेस्ट के ऊपर है ना। लेकिन जैसे ही आपने उसको हिट कर दिया, तो हिट करने से क्या हुआ कि वो पार्टिकल जो रेस्ट पे था, अब वो डिस्टर्ब हो गया। वो अपने ही पोजीशन के ऊपर बार बार ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगा, दे स्टार्ट ऑसिलेशन। हालांकि ये आपको आपकी आंखों से दिखता नहीं है, ये काफी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ये आपको दिखेगा भी नहीं। बट इसको आप ध्यान रखें कि पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, मेन पोजीशन का मतलब क्या है, जो उसमें पहले वो था ना, उसके अबाउट ये वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हर एक पार्टिकल ही करता है, एक ही नहीं करेगा, हर एक पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन। और जहां पर भी वाइब्रेशन हो गया वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो गया। जैसे मान लो कि गिटार है ना, तो देखो गिटार में एक वायर आता है, एक तार आता है। जब अपन उस तार को अपन प्ले करेंगे तो वहां पे साउंड बनता है। देखो, उसकी भी यही वजह है कि जो पार्टिकल है, जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है, गिटार की स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है, उनको यदि अपन ने डिस्टर्ब कर दिया तो दे स्टार्ट वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन करेगा तो वहां पे साउंड बनेगा। तो हर एक केस में, है ना, जहां पर भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उन सबके पीछे मेन वजह क्या होती है, उनके पार्टिकल्स का अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना, वाइब्रेशन करना। बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं बनेगा। और यदि कहीं साउंड बन रहा है तो आप ये समझिए कि वहां पे वाइब्रेशन भी हो रहा है ना। तो ये आप उतार ले, इसको नोट कर ले कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अब ये पार्टिकल्स, है ना, किसी स्ट्रिंग के भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग थी, इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं।
यहाँ पे एक सरफेस थी वेसल में, उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। और कई बार एयर के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, दे स्टार्ट ऑसिलेशन। तो भले पार्टिकल कैसे भी हो, स्ट्रिंग के हो या किसी सरफेस के हो या एयर के हो, यदि कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये आप नोट कर ले एक बार के लिए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अपने अंदर, ह्यूमंस के अंदर साउंड क्यों बन रहा है, या ऐसा कोई ऑर्गन अपने पास में है क्या। तो इसका आंसर रहेगा कि यस। ये आप यहाँ पे अपने थ्रोट के ऊपर आप इसको फील करिए, आप एक हार्ड सा ऑर्गन होगा यहाँ पे, हार्ड सा, है ना। ये जब अपन बोलते हैं ना तो लंग्स से अपना एयर आता है, वो एयर यहाँ पास होगा, तो एयर के पास होने से ये जो आपका ऑर्गन है, इसको बोलते हैं अपन वोकल कॉर्ड, ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन चालू कर देता है, और वाइब्रेशन करेगा तो यहाँ पर साउंड बनता है, और वही साउंड अपन बोल पाते हैं और आप सुन पाते हो, है ना। तो हर एक, भले अपन लोग मान ले, या भले कोई इंस्ट्रूमेंट मान लो, कोई वेसल मान लो, हर एक में साउंड बनने का जो रूट कोज है वो है वाइब्रेशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ देयर पार्टिकल्स। इसको आप नोट करें एंड वी विल मूव फर्दर। ऑलराइट, अब देखो इसमें, इसके बाद में नेक्स्ट जो ना टॉपिक रहेगा वो देखो आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, है ना, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, है ना। कि इन ऑसिलेशंस के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स होती है, कुछ डेफिनेशंस होगी जो आपको समझना पड़ेगा पहले ही, है ना। ऑलराइट, देखो एक चीज तो यहां पर आएगी, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ये क्या होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में अपन बात करेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस। टाइम पीरियड ये थर्ड अपना आएगा, है ना। इन सबको अपन वन बाय वन अपन इनको अपना स्टडी करेंगे अपन वन बाय वन। अच्छा, एक और काम करें अपन, देखो इन सबको समझने के लिए एक आसान सा एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मान लो गिटार है ना, तो ये गिटार का मान लो एक स्ट्रिंग है, तार है। अब यदि मैं इस गिटार को प्ले करूंगा तो जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है दे स्टार्ट वाइब्रेशन। तो ये पार्टिकल जो पहले यहां था, जब वो रेस्ट पे होता है उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, उसका नाम क्या होता है, मीन पोजीशन। लेकिन जैसे ही आपने इसको प्ले किया तो पार्टिकल डिस्टर्ब तो हो गया, अब वो यहां रुक नहीं पाएगा, दे स्टार्ट वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे बार बार करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, मतलब कि इस मीन पोजीशन से दूर और उसकी ओर बार बार, टू एंड फ्रो, ऐसे से वाइब्रेशन चालू कर देगा, तो यहां साउंड बनता है। तो अब इस वाइब्रेशन का जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है कि ये कितना ऊपर तक गया पार्टिकल, अपनी मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना इसने डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कवर किया है, उसका नाम होगा एम्पलीट्यूड। उसका नाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड। कि कोई भी पार्टिकल जो है, जो ऑसिलेट कर रहा है बार बार, वो अपनी मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम डिस्टर्ब हुआ, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, उसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये आप नोट करें। ऑलराइट, देखो इसमें लिखो आप, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन is called amplitude, all right। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपना आएगा फ्रीक्वेंसी, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दे कि जैसे मान लो अगेन वो एग्जांपल लेते हैं अपन गिटार वाला, क्योंकि गिटार को समझना काफी आसान होता है, इसलिए ना अपन बार बार एग्जांपल वही लेंगे। तो लेट सपोज कि यहाँ पे स्ट्रिंग था, है ना। अब जब आपने इसको स्टार्ट कर दिया, इसको आपने यहां से ऐसे जो ऑसिलेशंस इसके आपने स्टार्ट कर दिए, तो ये एक सेकंड में कितने राउंड पूरे कर चुका है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। कि एक सेकंड के इंटरवल में, एक सेकंड के
टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल ने कितने साइकिल पूरे किए उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। कितने उसने जो ऑसिलेशंस है कंप्लीट कर लिए, है ना। अच्छा, एक और चीज देखो आप, जैसे मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, वापस से नीचे आया और वापस से यहां आ गया, ऐसे का ना, वापस ऊपर जाके नीचे आना, वापस से वहीं पे आ जाना, इसको अपन बोलते हैं एक ऑसिलेशन। इसका नाम क्या होता है? एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन। अब ये पार्टिकल एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो ये भी आप नोट करें। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और साइकिल, है ना, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड is called frequency of oscillation। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा इस फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए क्या यूनिट अपन काम में लेंगे? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, लिख लो आप, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज, है ना। ये क्या होगी? हर्ट्ज, HERTZ, ये होती है हर्ट्ज, है ना। इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा HZ। ऑलराइट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो अपन किस टर्म्स में अपन नापने वाले हैं, तो वो अपना रहेगा आंसर हर्ट्ज के फॉर्म में। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है। ऑलराइट, उसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट क्या बन गया? हर्ट्ज बन गया। लास्ट टर्म जो अपनी आएगी वो अपना आएगा टाइम पीरियड के बारे में, कि किसी भी ऑसिलेशन में टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो देखो, टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे टाइम पीरियड। जैसे मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, वापस से नीचे आया और वापस से वहीं आ गया, तो इसको अपन बोलते हैं एक साइकिल। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना उसने टाइम कंज्यूम किया है, उसी टाइम को अपन क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। उसका नाम क्या होगा? टाइम पीरियड। तो देख लो इसमें, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल और 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऑलराइट, अच्छा, टाइम पीरियड इज ए टाइप ऑफ टाइम, ये टाइप का टाइम ही होता है, इसीलिए टाइम पीरियड का जो यूनिट आएगा ना, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, यह आपका बन जाएगा बेटा सेकंड। क्या बनेगा? सेकंड। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर ले, इसके बाद में हम आगे मूव करेंगे, है ना। तो यहां अपन ने डिस्कस किया 3 टाइप की क्वांटिटीज के बारे में। पहले अपन ने बात की कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, सेकंड इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना डिस्टर्ब हुआ, कितनी लेंथ तक गया, वो कितना टॉप तक गया, उसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड। बाकी फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर ले। इसके बाद में तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं एक मिनट ना, देखो नेक्स्ट यहां बात करने वाले हैं अपन रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ऑलराइट, तो देखो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है, हाउ दीज आर रिलेटेड, ये अपन बात करने वाले हैं। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। हालांकि 11th क्लास में, है ना, अपर क्लासेस में इसका डेरिवेशन जो है कि ये कैसे आया आपको वहां मालूम पड़ जाएगा। अभी आपको ओनली याद ही करना है कि जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होगा बेटा, वो इसमें हो जाएगा 1/, फ्रीक्वेंसी के बराबर, 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर। अच्छा, इसके अलावा यदि सिंबॉलिक फॉर्म में इसको मैं लिखूं तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टी से, इक्वल में कितना आएगा? 1/f। तो न्यूमेरिकल्स में ये आपकी हेल्प करेगा कि t इक्वल टू होता है 1/f।
ये आप नोट कर ले, है ना। टाइम पीरियड इक्वल टू होगा 1/f एंड हियर f इज फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट, इसको नोट करिए आप एंड वी विल मूव फर्दर। ऑल राइट, आगे देखो, इसमें अपन आगे बात करने वाले हैं अपन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ये कितने टाइप के हो सकते हैं। एक मिनट ना, नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट हेडिंग का नाम रहेगा टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गिटार हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, तो दीज ऑल आर नोन एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दीज ऑल आर नोन एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बट इन सब में एक डिफरेंस भी होता है ना, कि किस वाले इंस्ट्रूमेंट में जो साउंड है वो कैसे पार्टिकल से बन रहा है, उसके बिहाफ पे इन इंस्ट्रूमेंट को अपन 3 टाइप में, है ना, बांटेंगे, अपन डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहां देखो, जो फर्स्ट आपका आएगा वो अपना आएगा विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, इसके नाम से आपको अपीयर हो रहा होगा, नाम से आपको इसमें फील आ रहा होगा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो विंड के पार्टिकल्स है, जो एयर के पार्टिकल्स है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे दे विल स्टार्ट ऑसिलेशन, और उनकी वजह से साउंड बनेगा। कि यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एयर के पार्टिकल आपके ऑसिलेट कर रहे हैं, एयर के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और वहां साउंड बन रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लो, है ना, फ्लूट, बांसुरी जो होती है। अब बांसुरी में क्या होता है कि बांसुरी में अपन एयर ब्लो करते हैं, तो एयर ब्लो करने पर वहां पे बांसुरी में होल भी होते हैं बहुत सारे, तो वहां पे एक एयर कॉलम बनता है। उस एयर कॉलम में जो एयर की पार्टिकल्स है दे स्टार्ट वाइब्रेशन, और उसी की वजह से वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इन केस ऑफ फ्लूट, है ना, इन केस ऑफ फ्लूट जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, विंड के पार्टिकल्स का अपनी पोजीशन पे, है ना, वाइब्रेशन होने से, वाइब्रेशन के होने से, है ना। तो इसमें आप लिखो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट, है ना, इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, है ना, बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एयर पार्टिकल, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ एयर पार्टिकल्स। और एयर को आप भले ही बोल लो क्या, विंड पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स इज कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें एयर के पार्टिकल्स जो है दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन और वहां साउंड बनेगा। इसका सबसे आसान एग्जांपल है फ्लूट, बांसुरी का बजना, है ना, या शहनाई मान लो आप, है ना। शादी वादी के अंदर शहनाई अपन जो अपन काम में लेते हैं, उस शहनाई का भी सेम केस बनता है कि शहनाई में अपन एयर ब्लो करेंगे और एयर ब्लो करने से वहां पे एयर कॉलम बनता है, और एयर कॉलम में जो पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन, है ना, और वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो लिखो आप। इसके एग्जाम्पल में आएगा, पहला आएगा फ्लूट, है ना, बांसुरी, और सेकंड इसमें आएगा शहनाई, है ना, शहनाई एटसेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, है ना। जनरली अपन 2 को ही जानते हैं अपन, फ्लूट और शहनाई। इसको नोट करें, आगे अपन मूव करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये आपका फर्स्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट आ गया, है ना। इंस्ट्रूमेंट को उनके पार्टिकल्स के बेसिस पर अपन 3 टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। जो पहला टाइप अपन पढ़ रहे हैं दैट इज विंड इंस्ट्रूमेंट। सेकंड देखो आप, सेकंड यहां पर आएगा सेकंड यहां पर बनने वाला है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, देखो इसके भी नाम से आपको फील आ रहा होगा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें साउंड के बनने का वजह क्या होता है, स्ट्रिंग के पार्टिकल का ऑसिलेट करना। जिन इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं और वहां साउंड बनता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में वो आएगा। लाइक गिटार, है ना, या सितार मान लो, या वायलिन मान लो आप। These all are known as string instruments, है ना। अच्छा, तो इसमें आप लिखो
कि इंस्ट्रूमेंट in which sound is produced because of oscillation of string particles is called string instrument। एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो लिखिए आप। इसका एग्जाम्पल रहेंगे, पहला गिटार, सेकंड सितार, है ना, थर्ड मान लो आप वायलिन एटसेट्रा। इन सब इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग के पार्टिकल्स जो होते हैं, इन सब में स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग के पार्टिकल को जब हम अपन प्ले करेंगे तो स्ट्रिंग के पार्टिकल विल स्टार्ट ऑसिलेशंस और वहां पे साउंड बनेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में ये आने वाले हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, इसको नोट करें। एंड जो लास्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो देखिए आप, जो लास्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो अपना आएगा परकशन इंस्ट्रूमेंट। ऑलराइट, इसका नेम रहेगा, थर्ड टाइप का इंस्ट्रूमेंट अपना ये है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा देखो, ये होते हैं कि यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की या इंस्ट्रूमेंट के सरफेस के पार्टिकल्स ऑसिलेट करे और वहां साउंड बने, है ना, तो उसको अपन बोलेंगे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक तबला या ड्रम, है ना, ड्रम मान लो, तबला मान लो, या कोई वेसल मान लो, बर्तन मान लो। तो इनमें क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है, एक स्ट्रेच लेयर होती है। अपन उसको बीट करेंगे तो उस लेयर की पार्टिकल्स जो है, उस सरफेस के पार्टिकल जो है, दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन, है ना। जैसे अपन बात करें ड्रम के बारे में, तो ड्रम में एक आपने देखा होगा कि एक साइड में एक स्ट्रेच लेयर होती है, उस पर अपन बीट करेंगे तो उस लेयर की पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेशन एंड वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो देखो, इसको अपन बोलेंगे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ऑलराइट, इसमें लिखो आप, इंस्ट्रूमेंट इन विच sound is produced because of vibration of surface particle, surface और ब्रैकेट में लिखो आप मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन particles is called percussion instruments। ऑलराइट, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी सरफेस पे अपन बीट करेंगे तो सरफेस के पार्टिकल्स विल स्टार्ट ऑसिलेशंस एंड वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसका नाम आएगा परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। और एग्जांपल में लिखो आप, इसमें एग्जांपल में आएगा ड्रम, ठीक है ना, इसके अलावा तबला, है ना, और ढोल। These all are known as percussion instruments। ऑलराइट, अच्छा आगे अपन बात करने वाले हैं इसमें कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से ऑर्गन वहां पे होते हैं, तो इसका जो डिटेल स्टडी अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो अब देख रहे हैं अपन कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एनिमल्स और ह्यूमंस, है ना, कि आदमियों में और एनिमल्स में साउंड कैसे बनता है। तो देखो, इसका मेन कॉज होता है, इसका मेन रीजन होता है अपने एक यहाँ पे ऑर्गन होता है थ्रोट के ऊपर, उसको अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, है ना, वॉइस बॉक्स। यदि आप अपने ना थ्रोट को यहाँ पे फील करोगे ना तो एक हार्ड सा आपको एक ऑर्गन दिखेगा, इसका नाम होता है वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। अब देखो क्या होता है कि जब भी अपन बोलने की कोशिश करते हैं तो लंग्स के थ्रू एयर आता है और एयर जब पास करेगा इस वॉइस बॉक्स में से, तो वॉइस बॉक्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और उनके बीच में एक पतली सी स्लिट होती है, एक नैरो सा स्लिट होगा। तो जब भी अपन बोलने की कोशिश करते हैं ना तो उस टाइम पर ये जो आपके वॉइस वोकल कॉर्ड्स है ना, वोकल कॉर्ड्स जो है दे स्टार्ट वाइब्रेशन और उसकी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो साउंड के बनने का जो मेन वजह है, जो रीजन है, वो भले एनिमल्स मान लो या आप ह्यूमंस मान लो, इन सब में एक ही होता है और वो होगा वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स, अच्छा ये पूरा जो दिख रहा है आपको ऑर्गन, है ना, जो आपको फील हो रहा है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं,
है ना, एक के ऊपर एक ऐसे। तो जब भी अपन बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना वो ऑन एंड ऑफ होते हैं, क्लोज भी होंगे और वापस से ओपन हो जाएंगे बोलने के टाइम पर। तो ऐसे करने से यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स है ना, जब लंग्स से एयर आएगा तो वो एयर के पार्टिकल्स जो होंगे इस स्लिट के बीच में, इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन और वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी अपन सुन पाते हैं, है ना। तो आज के बाद में आप ध्यान रखें कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में साउंड के बनने का जो रूट कोज है वो है वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स का होना। वॉइस बॉक्स का एक और नाम क्या होता है, लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स। तो इसको आप लिखें कि वॉइस बॉक्स क्या होता है। तो वॉइस बॉक्स इज ए हार्ड बम्प in the throat which seems to oscillate when you speaks is called voice box। जब भी आप बोलने की कोशिश करते हो तो आप यहाँ पे अपनी अंगुली रखो, आप अपनी फिंगर यहाँ पे रखो एक बार के लिए, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक कोई पार्ट ऐसा है, कोई ऑर्गन ऐसा है जो वाइब्रेट कर रहा है, वही क्या है, अपना वॉइस बॉक्स है। अब वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है, तो वॉइस बॉक्स के अंदर होंगे वोकल कॉर्ड्स और ये दो होते हैं, है ना। तो जब भी अपन बोलते हैं, है ना, तो उस टाइम पर ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो क्लोज भी होते हैं, वापस से ओपन भी होंगे। ऐसा करने से जो इनके बीच में एयर पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन और उनके वाइब्रेशन के होने की वजह से साउंड बन पा रहा है ना। तो आगे लिखो इसमें आप कि वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स, मतलब कि वॉइस बॉक्स, इन सच अ वे दैट इट लीव ए नैरो स्लिट, है ना। ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो ऐसे, है ना, अरेंज रहते हैं कि इनके बीच में एक नैरो स्लिट रहेगी, एक पतली सी स्लिट रहेगी, नैरो स्लिट, है ना। व्हेन एयर पासेस थ्रू इट, है ना, व्हेन एयर पासेस थ्रू इट फ्रॉम लंग्स इज, है ना, इट स्टार्ट वाइब्रेशन, कि जब एयर यहां से पास होगा तो जो वोकल कॉर्ड्स है वो आपके वाइब्रेशन करेंगे और वहां पे साउंड अपना प्रोड्यूस होगा। ये पूरी कहानी होती है साउंड के बनने की। ह्यूमंस में या एनिमल्स में साउंड के बनने की ये पूरी कहानी होती है। इसको आप नोट कर ले, ठीक है ना। ऑलराइट, आगे देखो, इसमें आगे अपन बात करने वाले हैं कि क्या साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है क्या बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल कर सकता है क्या, या नहीं करेगा या करेगा। ये सारे पॉइंट अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट में लिखिए आप, इज साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। ये है नेक्स्ट हेडिंग का नाम, नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। अच्छा, अब जैसे आपने देखा होगा कि स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट लोग जाते हैं ना, वहां पर वो अपने साथ में एक ऑक्सीजन मास्क कैरी करते हैं, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है और वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है तो वहां पे दो एस्ट्रोनॉट जो है ना वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि, है ना, साउंड के बनने के लिए मीडियम जरूरी है। बिना मीडियम के साउंड नहीं बनेगा, क्योंकि स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर गैसेज नहीं है, और गैस नहीं है तो इसीलिए वहां पे अपन बोल नहीं पाते। वहां पे अपन बोल तो पाएंगे लेकिन वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा उस चीज को। तो यहां से इस चीज का आंसर ये आता है कि यस, साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड को ट्रेवल करने के लिए, जैसे मान लो मैंने यहां बोल दिया और वो आपने सुन लिया, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरे और मोबाइल के बीच में एक मीडियम है, एक एयर है। यदि यहां पर एयर नहीं हो, यदि मैं एयर को एब्सेंट कर दूं एक बार के लिए, तो उस केस में मैं भले ही बोलने की कोशिश करूंगा बट बोल नहीं पाऊंगा, मेरी आवाज नहीं आ पाएगी, है ना। तो साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब ये मीडियम भले गैस हो, भले लिक्विड हो, भले सॉलिड्स हो, है ना, साउंड हर टाइप के मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। हाँ, यदि मीडियम ही नहीं है, इन तीनों में से कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, उस टाइम पे साउंड आपकी ट्रेवल कर नहीं पाएगी। बट यदि इन तीनों में से कोई भी मीडियम प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो साउंड आराम से ट्रेवल कर पाती है ना। तो जैसे एयर मीडियम की बात करें तो ये तो काफी कॉमन चीज है। हम सब जब बातें करते हैं, आप सुनते हो, तो उस टाइम पे जो मीडियम है अपने बीच में वो कौन सा है, एयर मीडियम ही है। तो एयर मीडियम में साउंड प्रोपेगेट करती है, ये आप समझते हो, ये आपको आता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या लिक्विड के अंदर भी साउंड ट्रेवल करती है क्या लिक्विड मीडियम के अंदर साउंड ट्रेवल करती है क्या। तो इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कीजिए घर पे, कि मान लो कि आप एक यहाँ पे कंटेनर लीजिए, कंटेनर मान लो या एक वेसल मान लो, इसको आप यहां तक पानी से फिल कर दो, आप इस लेवल तक,
और इसके अंदर अपने हाथ से एक बेल को, बेल है ये घंटी है ना, इस बेल को आप इसमें डिप कर दीजिए पानी के अंदर और इसको बाद में आप इसको यहाँ पे प्ले कीजिए। तो जब आप इसको प्ले करोगे ना और इसकी सरफेस के पास में अपना आप कान लगा लीजिए, अपने ईयर को आप यहाँ लगा लीजिए और इस बेल को आप यहाँ पे इस पानी के अंदर प्ले करो आप, तो आप सुन पाओगे कि यहाँ पे साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर कि जो साउंड यहाँ पर बेल ने प्रोड्यूस किया है वो साउंड इस लिक्विड के थ्रू आपके कान तक पहुंच गया। मतलब कि साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। ये एक्टिविटी काफी कॉमन है, इसको आप अपने घर पे कर सकते हो आराम से। हाँ, भले ही वहां पर साउंड की स्पीड या साउंड का जो इंटेंसिटी है, एनर्जी, वो कम मिलेगा आपको, बट यस साउंड है ना प्रोपेगेट करती है, साउंड ट्रेवल तो कर रही है, भले वो कम स्पीड से कर रही है बट ट्रेवल तो करती है। तो ये एक्टिविटी काफी आसान है। यदि आप इस बेल को यहाँ प्ले करोगे और अपने कान को आप इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ लगा लोगे, वाटर के ऊपर जस्ट ऊपर, तो आपको इसकी आवाज सुनने को मिलेगी, है ना। तो साउंड जो है वो लिक्विड के अंदर भी ट्रेवल करती है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि साउंड क्या सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती है क्या? साउंड क्या सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती है क्या? तो इसको समझने के लिए आप एक काम करिए कि एक वुडन का स्केल ले आप, है ना, ये एक स्केल मान लो वुड का, वुडन स्केल, और यहां पर एक, है ना, यहां पर एक पर्सन मान लो, एक पर्सन आप यहां पे खड़ा कर दीजिए इस एंड के पास में, और एक पर्सन को आप यहां पर खड़ा कर दीजिए इस एंड के पास में। और यदि अब ये पर्सन इस वाले वुडन के इस एंड को, इस वाले एंड को बिल्कुल धीरे से बीट करे, है ना, हल्के हल्के इसको बीट करेगा, तो भी वो साउंड, अब ये पर्सन जो होगा अपने कान को इसके टच कर लेगा एक बार के। ये एक्टिविटी कर रहे हैं अपन कि ये यहां से बीट कर रहा है इसको, इसके एक एंड को, और इस पर्सन ने अपने कान को इसके पास में लगा लिया। तो देखो क्या होता है यहां पर कि जब इसको बहुत हल्के से टच करेगा ना, उस टाइम पर भी ये साउंड सुन पाएगा, है ना। ये काफी एक कॉमन एक्टिविटी है, काफी कॉमन एक्सपेरिमेंट है कि यदि ये इस एंड को यहां पर बीट करता है बहुत कम इंटेंसिटी से, बहुत धीरे धीरे, तो भी उस केस में भी ये पर्सन जो है, जो काफी दूर है उससे, वो आराम से इजीली उसके साउंड को यहां पे सुन पाएगा। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में भी चल पा रहा है। ये जो आपका वुडन बॉक्स है वो किसका है? ये सॉलिड ही तो है। तो साउंड जो है वो तीनों टाइप के फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में ट्रेवल कर सकता है, भले गैसेज हो, भले लिक्विड हो, भले क्या हो, सॉलिड्स हो, है ना। और यदि इन तीनों में से कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करता है। साउंड भले ही बन जाएगा, आप बोल लोगे, बट वो ट्रेवल करके आगे नहीं पहुंच पाएगा, है ना, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है। ऑलराइट, तो यहां पे आप लिखिए इसमें एक लाइन में इसको ना, जो सारा पॉइंट समझने का था इसमें ना, कि साउंड, इसका आंसर रहेगा साउंड नीड्स मीडियम, साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट और ट्रेवल, है ना। अच्छा, एक और पॉइंट आप यहां पर लिख लीजिए, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर और गैस, मान लो एयर, लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है ना। ऑलराइट, और लास्ट पॉइंट आप वो डाल लो कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल और प्रोपगेट, है ना, इन वैक्यूम का मतलब होता है एयर का एब्सेंस, जैसे स्पेस में होता है। वहां पर जो एस्ट्रोनॉट है वहां पे, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए अपने साथ में एक ऑक्सीजन मास्क कैरी करते हैं, है ना, तो वो उससे सुन पाते हैं एक दूसरे को ना। तो ये आप बात ध्यान दें इस चीज के बारे में। दिस इज वेरी बेसिक अबाउट साउंड नीड्स मीडियम। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आगे अपन बात करेंगे कि साउंड की जो स्पीड है, साउंड के ट्रेवल करने की या साउंड के चलने की जो स्पीड है वो क्या किसी हर मीडियम में सेम होती है क्या, या वो मीडियम बाई मीडियम डिफरेंट होगी? तो यस, इसका आंसर रहेगा कि साउंड का जो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है ना। जैसे मान लो कि अभी आपको एक आधे डाटा बताऊंगा मैं आपको ना, ये आप नोट करें। ऑलराइट, देखो इसमें आगे इसमें अपन लिखेंगे कि द स्पीड ऑफ साउंड
द स्पीड ऑफ साउंड है ना इज डिफरेंट, है ना, मीडियम बाय मीडियम, डिफरेंट फॉर मीडियम बाय मीडियम, कि हर एक मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं कि साउंड की जितनी स्पीड एयर में होती है उतनी स्पीड भी वाटर में होगी, नहीं। साउंड के ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो एयर में अलग होती है, वाटर में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, कॉपर में अलग होगी। तो साउंड का जो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो यहां पे आप लिख लो कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम, ऑलराइट। अब कुछ बेसिक से है ना डाटा है वो आपको याद करने हैं कि साउंड का स्पीड जो है वो एयर में कितना होता है, क्योंकि जनरली साउंड जो अपन सुनते हैं वो कहाँ होती है, हमेशा एयर में होती है ना। तो आप यहां पे लिख लो स्पीड ऑफ साउंड यहां पर, और यहां पर लिखो मीडियम का नाम, है ना, मीडियम का नाम। तो यदि मीडियम एयर है तो उसमें साउंड का जो स्पीड है वो होता है 330 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स इतना होता है ना। साउंड का स्पीड जो है, साउंड के चलने की जो रफ्तार है वो एयर के टाइम पे कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है। और साउंड की स्पीड जो है वो कॉपर एक सॉलिड है, तो इसके अंदर जो साउंड की स्पीड होगी वो होगी 1700 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब कि इन कॉपर साउंड कैन ट्रेवल फास्टर देन एयर, है ना। कॉपर वाले केस में साउंड का स्पीड और भी ज्यादा होता है ना। ग्लास की बात करें कि ग्लास मीडियम में, है ना, ये भी एक सॉलिड ही है, तो ग्लास मीडियम में साउंड का जो स्पीड होता है दैट इज अप्रोक्स 5000 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर वेरी कॉमन, है ना, डेटा जो आपको याद कर लेना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एयर वाला, है ना। बाकी देखो अपन देख पा रहे हैं कि साउंड की स्पीड जो है वो मीडियम बाय मीडियम क्या हो रही है, डिफर हो रही है, डिफरेंट आ रही है ना। ये आप नोट कर लिए। अच्छा, एक और पॉइंट है वो आपको आना चाहिए कि लाइट का स्पीड क्या होता है। लाइट जो अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि बल्ब से लाइट यहां तक आ रही है या सन से लाइट अर्थ तक आती है तो ट्रेवल करती है रास्ते में, तो लाइट का स्पीड होता है ना। ये आप नोट करें एक बार के लिए, ये आप वैल्यूज नोट कर ले। आगे देखो इसमें आप स्पीड ऑफ लाइट, एक लाइट एक अलग टाइप का वेव है। स्पीड ऑफ लाइट कि लाइट के चलने का, अभी मैं साउंड की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं लाइट के बारे में। तो लाइट के चलने की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड। और यदि बात करें अपन साउंड की स्पीड के बारे में तो स्पीड ऑफ साउंड ये होती है एयर में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स ही होती है। तो यहां से इन दोनों वैल्यूज को देख के आप ये, है ना, आइडिया कर सकते हो कि लाइट की स्पीड साउंड के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होती है। लाइट काफी फास्टली ट्रेवल करती है कंपैरेटिवली साउंड। इसीलिए थंडरस्टॉर्म में जब बिजली कड़कती है ना आकाश से ना, तो वहां पे जो लाइट है उसका वो आपको पहले दिखता है आपको, और साउंड कुछ देर बाद में आपको सुनने को मिलता है, क्योंकि साउंड का स्पीड कम होता है तो साउंड और लाइट में कुछ टाइम का डिफरेंस होगा। इसीलिए थंडरस्टॉर्म के अंदर, है ना, उस टाइम पर लाइट जो है, जो बिजली है वो आपको पहले दिखती है और कुछ देर बाद में आपको साउंड सुनाई पड़ता है, क्योंकि साउंड की स्पीड क्या होती है, कम होती है। साउंड की स्पीड कम होगी तो, है ना, स्काई से आपके ईयर तक पहुंचने में वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करती है ना। तो ये आप नोट कर ले और यहां पे लिख ले कि स्पीड का सिंबल रहेगा v। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इज वेरी वेरी लार्जर देन स्पीड ऑफ साउंड, ये आप नोट कर ले, ऑलराइट। अच्छा, यहां पर एक और फॉर्मूला अपन देख सकते हैं कि स्पीड होती है, हालांकि ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि किसी भी गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो चीज, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा स्पीड। अब देखो यहां देखो आप,
स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 330 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यह हुआ कि साउंड जो है वो 1 सेकंड में 330 मीटर आगे चलती है। साउंड जो है वो 1 सेकंड में 330 मीटर आगे की ओर ट्रेवल कर जाएगी, और उसी 1 सेकंड में लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर से आगे चलेगी, है ना। तो जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलराइट, तो अभी आज अपन ने ये देखा इसमें कि जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम जरूरी है। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। इसके अलावा साउंड तीनों टाइप के फॉर्मेट में ट्रेवल कर सकती है, भले सॉलिड्स हो, भले लिक्विड हो, भले गैस हो। हाँ, ये बात अलग है कि हर मीडियम में उसका स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट वो ट्रेवल कर सकती है। थर्ड पॉइंट अपन ने देखा कि वैक्यूम में स्पीड ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके बाद में अपन ने बात की कि लाइट की कंपैरेटिवली साउंड का स्पीड काफी कम होता है, और लास्ट में फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया। ऑलराइट, अभी इसमें अपन आगे बात करने वाले हैं कि अपन कैसे साउंड को सुनते हैं। अभी तक के लेक्चर में अपन ने बात की साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोपगेट होता है। अब जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है, वो अपने ईयर की हेल्प से कैसे साउंड को, है ना, डिटेक्ट करेगा और कैसे उसको वो इंटरप्रेट करेगा, कैसे वो सुन पाएगा, ये सारी कहानी अपन पढ़ने वाले ना अभी। ऑलराइट, ओके, अब देखो यहां अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी हियर साउंड। देखो अपने बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, वो ईयर होता है। ईयर की हेल्प से अपन साउंड को सुन पाते हैं, है ना। देखो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है, वॉइस बॉक्स। और प्रोड्यूस होने के बाद में उस साउंड को रिसीव करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है, ईयर। तो अभी अपन देख रहे हैं कि वी हियर साउंड थ्रू द ईयर। अब ध्यान दो कि ईयर में क्या होता है, ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो मेनली ईयर के 3 पार्ट होंगे, एक होगा आउटर ईयर, एक होगा मिड ईयर और एक होगा इनर ईयर, है ना। तो जो जितना पार्ट आप देख पा रहे हो आप, है ना, जिसको अपन टच कर सकते हैं, है ना, वो होता है आपका आउटर ईयर, है ना। ये वाला पार्ट जो है वो आपका होगा आउटर ईयर। अच्छा, ईयर का जो शेप होता है वो बेसिकली एक फनल टाइप का होता है। फनल देखिए आपने इस टाइप के ना, फनल ऐसा शेप होता है इसका ना। यदि इसको मैं ऐसे कर दूं हॉरिजॉन्टल में तो इसका शेप ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, ईयर जैसा बन जाएगा। तो ईयर के 3 पार्ट होंगे। जो ये आपको पार्ट दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे आउटर पार्ट या आउटर ईयर। इसके बाद में यहां से लेके यहां तक के पार्ट को अपन बोलेंगे मिड ईयर या मिडिल ईयर। और जो इसके भी अंदर का पार्ट है वो होगा आपका इनर ईयर। तो इस ईयर में हर एक पार्ट अपना अपना रोल प्ले करता है ना, आवाज को सुनने के लिए, आवाज को इंटरप्रेट करने के लिए। ऑलराइट, अब देखो इसमें जो जिस पार्ट को आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो होगा अपना आउटर ईयर। उसके बाद में इस ईयर में एक होता है ईयर कैनाल, है ना। ईयर कैनाल मतलब कि एक ट्यूब सी होगी अंदर, देखा होगा आपने, जहां तक ना अपनी अंगुली अपन इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो ट्यूब जो होती है उसको बोलते हैं अपन ईयर कैनाल। तो उसके थ्रू साउंड वेव, जैसे मान लो कि यहां से साउंड वेव आ रहा था, है ना, ये साउंड वेव यहां से इस कैनाल के थ्रू यहां आता है। और कैनाल के एंड पर एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होगी, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होगी, उसको अपन बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। तो जब ये साउंड एनर्जी, साउंड वेव यहां आके हिट करेगा तो इस मेम्ब्रेन पे एक वाइब्रेशन बनेगा। जब ये साउंड इस मेम्ब्रेन पे, इस सरफेस पे आके हिट करता है तो यहां पे वाइब्रेशन बनते हैं, और उन वाइब्रेशन को जो ये आपके नर्व सिस्टम है, नर्व जो होती है, वो इन वाइब्रेशन को यहां से ब्रेन तक पहुंचाएगी, और ब्रेन उस वाइब्रेशन को समझता है, उसको इंटरप्रेट करेगा, और ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि साउंड क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ना। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ईयर, है ना। ये इसका एक रफ आइडिया अपन ने कर लिया कि ईयर जो है कैसे काम करता है। इसको मैं रिपीट करूं, ईयर के 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा आउटर ईयर, द मिड पार्ट मिड ईयर, एंड द इनर पार्ट इज नोन एज इनर ईयर। एवरी पार्ट प्ले, है ना, देयर रोल्स। इसका रोल रहता है, जो आप जहां तक टच कर पा रहे हो वो होता है आउटर ईयर। और जो ये कैनाल है, ये ट्यूब जो है, हालांकि इस ट्यूब की लेंथ 2 सेंटीमीटर तक होती है, इस ट्यूब से साउंड वेव आएगी, और ट्यूब के एंड पर यहां पर एक मेम्ब्रेन होगी, एक लेयर होगी, सरफेस होगी, उस पे आके ये साउंड स्ट्राइक करेगा, है ना, हिट करेगा। और स्ट्राइक करते ही यहां पे इस मेम्ब्रेन के पार्टिकल्स जो है दे विल स्टार्ट ऑसिलेशन। इन ऑसिलेशंस को ये नर्व जो होती है वो यहां से ब्रेन तक पहुंचाएगी, और ब्रेन उस ऑसिलेशंस को, है ना, अंडरस्टैंड करेगा, उनको इंटरप्रेट करेगा, और वो समझ लेगा कि कौन सा साउंड अपन यहाँ पे आ रहा है ना, साउंड क्या है, क्या बोलना चाह रहा है।
तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ईयर। इसको नोट करें। आगे अपन मूव करने वाले हैं नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें लाउडनेस, है ना, और पिच। तो ये नोट कर ले आप। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लाउडनेस के बारे में कि लाउडनेस क्या होता है, और एक और टर्म आएगी वो होगा पिच, PITCH। बेसिकली दीज आर ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। ये भी साउंड की प्रॉपर्टी है कि लाउडनेस के बेसिस पर और पिच के बेसिस पे साउंड कैसे डिफर हो सकती है, कैसे डिफरेंट होगी, है ना। तो पहले अपन बात करते हैं लाउडनेस के बारे में। देखो लाउडनेस का मतलब होता है कि आवाज में कितना एनर्जी है, साउंड का कितना एनर्जी है ना। यदि जैसे मान लो कोई मोटी आवाज है ना, भारी आवाज है, तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक काम करें कि मान लो यहाँ पे एक वेसल है और इस वेसल को मैं एक बार बहुत धीरे से हिट करता हूँ। ये स्टिक मान लो आप, इस स्टिक की हेल्प से इसको मैं हिट कर रहा हूँ बहुत धीरे से, बहुत कम फोर्स से। तो अभी साउंड जो होगा वो कम प्रोड्यूस होगा, उसका इंटेंसिटी कम होगा, उसका एनर्जी कम होगा। या आप ये बोल दो कि इस साउंड को आप बहुत दूर तक सुन नहीं पाओगे। आप यदि आप पास में खड़े हो तो उसको आप सुन पाओगे आप। तो इट मींस कि इसका लाउडनेस कम है। यदि उसी वेसल को मैं जोर से हिट करूं, मैं एक बड़े फोर्स से हिट करूं, तो अब की बार जो साउंड वहां प्रोड्यूस होगा दैट कैन ट्रेवल टू अ लार्जर डिस्टेंस। तो अब की बार साउंड का जो लाउडनेस है वो क्या है, ज्यादा है। तो लाउडनेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि कितना एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हुआ है ना। तो वो साउंड दोनों बार प्रोड्यूस हुए। जब आप इसको धीरे से हिट करते हो ना तब भी साउंड बनता है, जब इसको आप जोर से हिट करते हो तब भी साउंड बनता है। बट इनमें फर्क क्या है कि फर्स्ट केस में साउंड की लाउडनेस क्या है, कम है, और सेकंड केस में साउंड की लाउडनेस क्या है, ज्यादा है। तो पहले अपन बात करें साउंड लाउडनेस के बारे में। तो लाउडनेस इज डिपेंड्स ऑन, या एक काम करें अपन, ठीक है लिखो इसको आप, लाउडनेस इज डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल्स, अच्छा ये आपको पहले से ही आता है कि साउंड कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना ज्यादा है ना, लाउडनेस उस बात पे डिपेंड करती है। यदि किसी पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है ना, वाइब्रेट करने का, वो ज्यादा है, हायर है, तो वहां पर जो साउंड आपका प्रोड्यूस होगा उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो लाउडनेस इज, है ना, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, ये डिपेंड करता है इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। अच्छा, इसके बाद में इसमें एक और पॉइंट लिखो आप, इट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है ना। भले फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, है ना, बट लाउडनेस जो है वो डिपेंड कहां करेगा, ऑन एम्पलीट्यूड, है ना, ऑन एम्पलीट्यूड। इट मींस कि यदि मान लो दो डिफरेंट साउंड है, उन दोनों साउंड्स का जो एम्पलीट्यूड है मान लो बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि उन दोनों साउंड का लाउडनेस भी क्या होगा, बराबर होगा। बिकॉज लाउडनेस ओनली कहां डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर, है ना। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर कि इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, डेसिबल, है ना। ये लाउडनेस को मेजर करने का यूनिट होता है कि लाउडनेस किसी साउंड का अपन कैसे अपन नापेंगे अपन, तो ये होगा डेसिबल के अंदर, डेसिबल। इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा डीबी, है ना, डीबी, डेसिबल, है ना। तो ये आप याद रखें। अच्छा, अब देखो साउंड, हर एक साउंड का डिफरेंट साउंड का लाउडनेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो जैसे मान लो कि अपन नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, अपन श्वास ले रहे हैं अपन, तो मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि ब्रीथिंग के लिए, नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए जो लाउडनेस होती है वो होती है 10 डेसिबल के बराबर, 10 डेसिबल के बराबर। कि नॉर्मल ब्रीथिंग अपन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं अपन, तो वहां पर उस साउंड का जो लाउडनेस है वो 10 डेसिबल के बराबर है। इसके अलावा यदि अपन देयर इज कॉन्वर्सेशन जो अपन बातचीत करते हैं, तो उस टाइम पर जो लाउडनेस होती है वो होती है अप्रोक्स 60 हर्ट्ज
डेसिबल के बराबर, 60 डेसिबल के बराबर। हालांकि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी एक रेंज होती है, मतलब कि ये जो कन्वर्सेशन जो है वो ऑलमोस्ट इस वैल्यू के आसपास ही लाई करेगा। इसके बाद में एरोप्लेन का जो साउंड होता है, एरोप्लेन मान लो या एयरक्राफ्ट मान लो आप, तो इनका जो साउंड होता है ना, उन साउंड्स का जो लाउडनेस है उसका वैल्यू होता है 100 डेसिबल से लेके 200 डेसिबल तक, है ना, लाई करता है, बीच में एक रेंज हो गई। तो लाउडनेस जो है वो हर एक साउंड का डिफरेंट हो सकता है, और लाउडनेस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या यूनिट काम में लेंगे अपन, डेसिबल, डीबी, है ना। एंड दीज आर सम बेसिक एग्जांपल। फर्स्ट ये मान लो, सेकंड ये, और दिस वन इज द थर्ड। ऑलराइट, इसको नोट करें। एंड वी विल स्टडी नेक्स्ट टर्म दैट इज नोन एज पिच, कि पिच क्या होता है ना। ऑलराइट, इसके बाद में देखो कि पिच क्या होगा। तो यहां पर अपन बात करने वाले हैं पिच के बारे में। तो पिच भी एक साउंड की प्रॉपर्टी है, जैसे लाउडनेस एक साउंड की प्रॉपर्टी है, उससे आपको यह मालूम पड़ता है कि आवाज कितनी जोर से है, आवाज में कितना एनर्जी है ना। तो पिच जो है वो भी एक साउंड की प्रॉपर्टी है। अब पिच से आपको यह मालूम पड़ेगा कि आवाज कितनी मोटी है या कितनी पतली है ना, कितनी श्रील है या कितनी, है ना, भारी है ना। तो जैसे मान लो कि पिच का जो ये पिच जो है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो इस पे डिफरेंस में ये होता है कि लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन एम्पलीट्यूड, एंड जो पिच होता है साउंड का वो कहां डिपेंड करेगा, ऑन फ्रीक्वेंसी। इट डजंट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। पिच जो होता है किसी भी साउंड का, वो उस साउंड के जो पार्टिकल्स है उनका जो एम्पलीट्यूड है उन पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली कहां डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑलराइट, इसको नोट कर ले आप। आगे देखो इसमें आप कि जैसे मान लो हायर फ्रीक्वेंसी, मान लो किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी है, तो उस साउंड का पिच भी क्या होगा, हायर होगा। हायर फ्रीक्वेंसी हेंस हायर पिच, है ना। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि यदि किसी भी साउंड का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका पिच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि फ्रीक्वेंसी लोअर है, कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसका पिच भी क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आप ध्यान रखो कि आवाज जितनी श्रील होगी, साउंड जितना श्रील, SHRILL, मतलब कि पतली आवाज, है ना, उसका पिच उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो श्रिल साउंड, है ना, हैव हाई पिच, ये पॉइंट काफी काम का है कि जिन साउंड्स या जो साउंड्स आपको सुनने में श्रिल लगती है ना, उनका पिच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप बताओ मुझे कि जैसे एक तो मॉस्किटो के हमिंग की आवाज होती है, मॉस्किटो के हमिंग करने की आवाज, और एक धाड़ने की आवाज, शेर के धाड़ने की आवाज, इन दोनों साउंड में से कौन सा साउंड आपको श्रिल लगता है, पतला लगता है ना, मच्छर के हमिंग करने का। तो यदि मॉस्किटो के हमिंग करना ज्यादा श्रिल है तो उसका पिच भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो आप ध्यान रखिए, ये आपने नोट कर लिया। आप हमिंग ऑफ मॉस्किटो, है ना, हैज हायर पिच देन रोर ऑफ लोइन, शेर के धाड़ने से ज्यादा होती है। तो यहां पर अपन ये पढ़ा कि जो पिच जो होता है दैट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, और आवाज जितनी श्रिल होगी उसका पिच उतना ज्यादा होगा, है ना। या आप ये बोलते हो लेडीज की या विमेंस की जो आवाज होती है, साउंड जो होता है, उसका पिच ज्यादा होगा कंपैरेटिवली मेन की, आदमियों की, क्योंकि आदमी की आवाज मोटी होती है ना, और औरतों की आवाज पतली होती है, तो ज्यादा श्रिल है। और आवाज जितनी ज्यादा श्रिल होगी उसका पिच क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये आप नोट कर ले, दिस इज अबाउट पिच। ऑलराइट, तो यहां पे अपन ने दो प्रॉपर्टी और डिस्कस कर ली। इससे पहले तीन प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ रखी है, एक तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और एक टाइम पीरियड क्या होता है। आज दो और पढ़ ली अभी, एक लाउडनेस क्या होता है और एक पिच क्या होता है ना। ऑलराइट, आगे देखो इसमें
आगे अपन बात करेंगे इसमें ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, है ना, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, कि कौन से साउंड तो ऑडिबल होते हैं जिनको अपन सुन सकते हैं, है ना, और जिन साउंड्स को अपन सुन नहीं सकते वो क्या होंगे आपके इनऑडिबल, है ना। जैसे मान लो कि यदि कहीं पर भी वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां साउंड तो बन रहा है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर साउंड को अपन सुन पाते हैं, है ना। कुछ साउंड इतने धीरे बनते हैं, इतने उनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वहां साउंड तो है, बट उस साउंड को आपके जो ईयर है, जो कान है, वो सेंस नहीं कर पाते हैं, वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो किस साउंड को या कितने साउंड को अपन बोलेंगे कि ऑडिबल है, और कौन सी साउंड जो है वो बनेगी आपकी इनऑडिबल, है ना। तो आप इसमें देखो, आप, है ना, साउंड्स, है ना, फॉर विच फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज to 20,000 hertz is called audible sound, कि जिन साउंड्स का फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है ना, जिन भी साउंड्स की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाई करती है उन साउंड्स को ह्यूमन आईज या ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकते हैं, तो वो साउंड क्या कराएंगे आपके ऑडिबल साउंड। और इनके अलावा जैसे मान लो कि एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मान लो आप, 10 हर्ट्ज मान लो आप, तो ये 10 हर्ट्ज जो है वो इस रेंज के बाहर है, तो इस रेंज का जो साउंड होगा वो क्या कहलाएगा, इनऑडिबल। उसको जो ह्यूमन ईयर है वो पकड़ नहीं पाएंगे, उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, है ना। तो डेफिनेशन बनेगा कि साउंड्स फॉर विच फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड, है ना। ऑलराइट, और इनके अलावा जितने साउंड और रह गए इसके पहले और इसके बाद में, कि 20 से कम या 20,000 से ज्यादा के साउंड जो होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, इनऑडिबल साउंड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे और देखो आप कि 20 हर्ट्ज से यदि किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको अपन बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, है ना। जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनका नाम होगा इंफ्रासोनिक साउंड। और जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है, परे होती है, जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है उनको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड के जो मेन एप्लीकेशंस है, यूज है, वो होता है सोनार, SONAR, है ना, उसमें काम में आती है, ठीक है ना। तो साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और साउंड्स, है ना, अबव 20,000 फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो अपने जो ह्यूमन ईयर है ना, आदमी के जो ईयर है वो इस रेंज तक की साउंड के लिए ही सेंसिबल होते हैं, इसके पहले और इसके बाद की साउंड को वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, हो सकता है कि एनिमल्स के लिए रेंज अलग हो, है ना। अभी अपन बात कर रहे हैं, है ना, फॉर ह्यूमंस। ऑलराइट, ये आप नोट कर ले। आगे देखो इसमें आप ना, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि नॉइज क्या होता है ना, नॉइज क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम रहेगा नॉइज एंड म्यूजिक। देखो नाम से ही फील आ रहा है आपको कि ऐसे कोई साउंड जो आपको सुनने में अनप्लेजेंट हो, है ना, जो सुनने में आपको बेकार लगते हो, उनको बोलेंगे नॉइज। और ऐसे साउंड जो सुनने में आपको प्लेजेंट हो, आपको अच्छा लगता हो, उनका नाम क्या होगा, म्यूजिक, है ना। तो यहां पे सिंपल सी बात करूंगा मैं कि नॉइज क्या होगा,
एंड इसके जो अपोजिट में है वो होगा म्यूजिक। क्या होगा इनका जो कंपैरिजन है वो देख लो एक बार के लिए आप। नॉइज होगा कि साउंड विच इज प्लेजेंट अनप्लेजेंट टू हियर, या ईयर बोल दो आप, है ना। और यहां पे आएगा साउंड विच इज प्लेजेंट ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट तो डिफरेंस आएगा कि नॉइज कैसे जनरेट होते हैं। जो नॉइज साउंड है वो कैसे जनरेट होता है, तो यदि जो वाइब्रेशन है वो इरेगुलर हो, वो मतलब कि डिसिप्लिन में नहीं हो, है ना, तो वहां पर जो साउंड बनेगा वो क्या आएगा, नॉइज बनेगा। और यदि साउंड्स या पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो रेगुलर हो, एक फिक्स इंटरवल के बाद में हो, तो वो बनेगा म्यूजिक की कैटेगरी के अंडर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि यदि जो वाइब्रेशन है वो इरेगुलर हो, है ना, और फिर वहां से कोई साउंड बनता है तो वो क्या बनेगा, आपका नॉइज बनेगा। और यदि आपके जो वाइब्रेशन है वो रेगुलर हो, एक फिक्स इंटरवल के बाद में हो रहे हैं, तो फिर वहां से जो साउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका म्यूजिक, है ना। तो यहां पे लिख लो वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इज इरेगुलर, और यहां पे क्या आएगा, रेगुलर। ठीक है ना, ऑलराइट। अब इसके एग्जांपल देख लो भले आप। जैसे मान लो कि किसी क्लास में बच्चों का शोर करना, तो वहां पर क्या होता है कि जो वाइब्रेशन जो होते हैं दीज आर इरेगुलर, तो वो क्लास में बच्चों का शोर करना क्या होता है, नॉइज कहलाता है। और कोई गाना बजना या कोई आराम से बातें करना, है ना, तो वो कहलाएगा आपका म्यूजिक कहलाएगा ना। ऑलराइट, ये आप नोट कर ले। आगे देखिए इसमें आप, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है नॉइज पॉल्यूशन। लास्ट के इसमें नॉइज पॉल्यूशन, ऑलराइट। और नॉइज पॉल्यूशन जो है वो काफी हार्मफुल है, डेंजरस है ना, नॉइज पॉल्यूशन। जैसे आज के टाइम में, है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। उसी तरीके से जो नॉइज पॉल्यूशन है या साउंड का पॉल्यूशन, है ना, अनवांटेड साउंड, एक्सेसिव साउंड, है ना, वो कहलाएगा नॉइज पॉल्यूशन। और वो भी काफी हार्मफुल है ना, हेल्थ के लिए मान लो, है ना, और किसी के लिए मान लो आप, बट नॉइज पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल। ऑलराइट, तो पहली बात तो इट इज डिफाइंड एज एक्सेसिव, है ना, इट इज डिफाइंड एज एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, है ना, कि एक्सेसिव मतलब कि, है ना, जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड जो होता है वो कहलाता है नॉइज। अच्छा, नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन के कौन कौन से कॉज है, तो जैसे मान लो कि लाउड स्पीकर का बजना बहुत जोर से, वो भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। या कोई फैक्ट्री एरिया में मशीनों का आवाज करना, वो भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। या एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन की आवाज, वो भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। आप ये मानो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी है ना कि 200 डेसिबल से ऊपर की आवाज, 200 डेसिबल से ऊपर की आवाज जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, वो क्या क्रिएट करेगी, नॉइज पॉल्यूशन, है ना, नॉइज का पॉल्यूशन। और इसकी जो मेन कारण होते हैं, है ना, वो यही होते हैं कि एक तो हाई वॉल्यूम में साउंड यूज करना, है ना, जो व्हीकल्स के हॉर्न है उनसे भी क्या बनता है, नॉइज पॉल्यूशन बनेगा। इसके अलावा क्लास में बच्चों का शोर करना, वो भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। एरोप्लेन की आवाज, उसकी इंजन की आवाज, वो भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। तो दीज ऑल आर द रीजन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है ना, तो डिसएडवांटेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो देखो इसमें कि नॉइज पॉल्यूशन के होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसमें दिक्कत आपको आ सकती है। तो बिकॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, एक तो, है ना, एंजाइटी होना, टेंशन होना, हाइपर टेंशन, है ना, हाई बीपी, है ना, ब्लड प्रेशर, ये सारी जो डिजीज है ना, ये सारे जो, है ना, सिम्टम्स जो होते हैं वो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो यहां पे आप लिख लो भले आप कि एक तो हाई टेंशन, हाइपर टेंशन, है ना, हाइपर टेंशन, या, है ना, हाई ब्लड प्रेशर,
इसके अलावा एंजाइटी, ठीक है ना, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसके अलावा है ना बहरापन, डेफनेस, है ना, मतलब कि यदि आप बहुत दिनों तक यदि आप नॉइज पोल्यूशन को आप यदि सर्वाइव कर रहे हो तो वहां पर चांसेस बनते हैं कि आप परमानेंटली आप बहरे हो सकते हो आप, है ना, तो वो भी एक क्या है हार्मफुल डिसएडवांटेज ये नॉइज पोल्यूशन का। इसके अलावा है ना जैसे हार्ट अटैक का आना, ठीक है ना, दिस ऑल आर दी है ना डिसएडवांटेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अच्छा, लास्ट में अपन देखेंगे है ना आखिरी में कि हाउ वी कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, है ना, इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए जैसे लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको लिमिटेड करना कि इतनी आवाज से ऊपर आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। इसके अलावा जैसे मान लो कि घर में कर्टन्स लगाना, पर्दे लगाना, जिससे कि बाहर का जो अनवांटेड साउंड है वो आप तक नहीं पहुंचे। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज एरिया है ना, उनको रेजिडेंशियल से दूर सेट करना, है ना, किसी शहर से दूर सेटअप करना जिससे कि उसका जो असर है वो अपने पे नहीं पड़े। तो दीज ऑल आर दी है ना प्रिकॉशंस विच वी कैन यूज टू अवॉइड दी नॉइज पोल्यूशन। ऑलराइट, तो यहां पर अपन ने बात की कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, इसके बाद में ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ये आता है, इसके बाद में इसके जो एडवांटेज है, जो इसकी कमियां हैं, डिसएडवांटेज, वो अपन डिस्कस कर लिए, और लास्ट में जो इसके रोकने के उपाय जो है ना, वो अपन ने बात कर ली। अच्छा, ये चैप्टर जो है साउंड का पूरा कंप्लीट हो गया अपना। यदि आपको डाउट कहीं आ रहा है इसमें तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, बाय बाय।